बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय हनीमन, चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग को हमने स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बेसिकली कि व्हाट आर द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो वंस वी हैव सीन व्हाट आर द डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि किसी भी हमारे इस स्टाफिंग प्रोसेस को, जिसको हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहा, को इफेक्ट करती हैं। नाउ इट कम्स दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्लान। सो अभी हमें जो ह्यूमन रिसोर्स प्लान बनाना है उसके हवाले से एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि इट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस। बिकॉज ऑनगोइंग हम इसलिए कह सकते हैं कि ये प्लान चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बेसिकली ये डिपेंड करता है फोरकास्टिंग के ऊपर ऑफ द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन इट माइट बी मैच्ड विद द इंटरनल लेबल सप्लाई और एक्सटर्नल लेबल सप्लाई जो हम लेकर आना चाहते हैं। और इस प्रोसेस में बेसिकली हम असेस करते हैं कि हमारी नीड्स क्या हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसकी बेस के ऊपर हम गैप को डिटरमाइन करते हैं और उस गैप को ह्यूमन रिसोर्स प्लान के जरिए फिल किया जाता है। यानी ओवरऑल हम एक एक्शन प्लान डेवलप करते हैं, हाउ टू गेट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट टाइम एंड प्लेस। सो इसको प्रोसेस के तौर पे देखते हैं तो हमें इस प्रोसेस के 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं, बेसिक एलिमेंट्स जो हमें नजर आते हैं। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है ओवरऑल आपको अगर कहें तो इस एग्जिबिट में एक एग्जाम्पल के तौर पे शो होती हुई नजर आती है कि फोरकास्ट करते हैं हम लेबर रिक्वायरमेंट्स को, फोरकास्ट करते हैं लेबर की अवेलेबिलिटीज को, इसको हम कंपेयर करते हैं जिसकी बेस के ऊपर हमारे सामने गैप नजर आता है। सो गैप इज बेसिकली कि हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होनी चाहिए। इस सूरत में हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों गैप्स आ सकते हैं और जो गैप आता है उसकी बेस के ऊपर हम क्या डेवलप करते हैं, एक एक्शन प्लान डेवलप कर रहे होते हैं। इसी को अगर 4 स्टेप्स में देखें, डिटरमाइन फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स टू मीट स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, डिटरमाइन फ्यूचर HR अवेलेबिलिटीज, रिकनसाइल रिक्वायरमेंट्स एंड अवेलेबिलिटीज, जिसकी बेस पे हमें गैप नजर आता है। जैसे हमने गैप को पॉजिटिव और नेगेटिव कहा, शॉर्टेज और सरप्लस भी कह सकते हैं, और देन उसका एक एक्शन प्लान डेवलप होता हुआ नजर आता है। सो इस लेक्चर में आगे हम इसी की डिटेल के ऊपर बात करते हैं। और अगर हम जो ये एक ऑपरेशनल फॉर्मेट हमें इसका नजर आता है, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में भी थोड़ा सा देख लेंगे। बिफोर गोइंग एंड डिसाइडिंग फॉर द ह्यूमन रिसोर्स प्लान हमें कुछ इनिशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। व्हाट आर दोज इनिशियल डिसीजंस? इनिशियल डिसीजंस इसलिए ज़रूरी हैं कि हम प्रिवेंटिव पे ही पहले से जानते हों कि हमने क्या करना है, ताकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उसी की इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर बनता हुआ हमें नजर आए। इनिशियल डिसीजन में हमारा जो पहला डिसीजन है कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसको हमने जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के हवाले से देखा है तो उसमें हमने पहला एलिमेंट ही जो देखा था वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी थी। और बेसिकली देयर शुड बी एन अलाइनमेंट बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लान के ऊपर जो पहला बेसिक एलिमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान इफेक्ट करता है। अब इसमें हमें किन चीज़ों को देखना है? पहली चीज़ जो हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट की, दैट इज कि स्ट्रेटेजिक प्लान का एक विजन होता है बेस्ड ऑन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो वो विजन जो है वो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस करेगा। और this often means that deciding what values and core competencies all members of the organization should possess and considering principles that will support the values and competencies। तो पहले देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है। दूसरी चीज, सेकंड हमारे पास एलिमेंट आ जाता है दैट इज पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग प्लानिंग प्रोसेस गोल्स, कि हमारे में पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं जो हम इस प्लानिंग प्रोसेस के गोल्स को अचीव करने में यूटिलाइज करते हुए नजर आएंगे। सो इस मौके के ऊपर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पूरे सिस्टम को देख लें, दैट इज एज अ होल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, और इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं ऑल KSAO's इंफॉर्मेशन फॉर द वर्कफोर्स एंड फ्यूचर प्लानिंग नीड्स रादर देन स्पेसिफिक कंक्रीट गोल्स। देन हमारे पास जो थर्ड चीज आ जाती है वो है जी कॉन्टीजेंसी प्लान्स। कॉन्टीजेंट प्लान हम उसको कहते हैं कि जो हमारे बैकअप प्लान्स होते हैं। इफ वन प्लान डजंट वर्क तो दूसरा प्लान जो कि हम इसके बैकअप के तौर पे लगा सकते हैं, तो उसको हमने डेवलप भी करना है और कंसिडर भी करना है। जैसे इसने ये यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे दी है कि व्हाट हैपेंस इफ सर्टेन की एम्प्लॉइज लीव द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर हम क्या करेंगे। व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ चेंज इन द इकोनॉमी और एनी अदर फैक्टर। तो उसकी बेस के ऊपर हमने जो सेकंड प्लान डेवलप किया उसको हम कॉन्टीजेंट प्लान कह रहे हैं। सो उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है और उसको डेवलप करना भी जरूरी है। और फोर्थ एलिमेंट जो इसके हवाले से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेथड फॉर ऑब्टेनिंग फीडबैक रिगार्डिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमने कितने गोल्स को अचीव कर लिया है, कितने हमारे पास गोल्स रह गए हैं। सो उसके लिए हमें एक फीडबैक प्रोसेस डेवलप करना है। सो ये क्रूशियल स्टेज कहलाती है क्योंकि इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को डील करना पड़ता है कि हमारे प्लानिंग प्रोसेस सक्सेसफुल जा रहा है या नहीं जा रहा। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लान बेसिकली एक प्लान बेसिस के ऊपर काम करता है, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर सकता है या पॉपुलेशन बेसिस के ऊपर काम कर सकता है। जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक प्लान का ये एक नेसेसरी पार्ट है। सो हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान बेस्ड एज ह्यूमन रिसोर्स प्लान डेवलप कर रहे होते हैं। अगर हम ये भी कहें तो ये गलत नहीं होगा। और ये वाइज इस तरह से होता है कि हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे हमने स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का लफ्ज भी इसके लिए यूज किया था। तो ये पहली चीज हमने डील की। दूसरी चीज जो हमने डील करनी है वो है जी हमारा क्या प्लानिंग टाइम फ्रेम, कि फॉर हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू प्लानिंग। हमारे पास टाइम फ्रेम में तीन चीजें आती हैं कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लान बन रहा है वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म हो गया जी, और इसको हम क्या कहते हैं, लेस देन 1 ईयर। फिर हमारे पास ये प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, दैट इज 3 years और मोर, या इन बिटवीन दैट इसको हमने इंटरमीडिएट टर्म कह लिया 1 to 3 years। सो ये टाइम फ्रेम जो है ये उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक होगा जो हमारा स्ट्रेटेजिक टाइम फ्रेम था एज अ होल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी का, जिसके लिए हमने गोल्स भी डेवलप किए हुए हैं। सो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस इसको 3 to 5 years में लेती हैं और उसी के मुताबिक उसको डेवलप करने की कोशिश कर रही होती हैं। देन हमारे पास आ जाता है कि हमने जॉब कैटेगरीज और लेवल्स को किस तरह से शामिल करना है। व्हाट आर जॉब कैटेगरीज, इसको भी अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा जरूरी है कि हमारे पास जैसे डिफरेंट सेट ऑफ जॉब्स आ जाते हैं। तो जॉब कैटेगरी बेसिकली क्या होती है, ये सेट ऑफ जॉब्स होती है। ये सेट ऑफ जॉब्स, जैसे मैंने कहा, एक कैटेगरी हमने क्या कर ली जी सेल्स की, एक कैटेगरी हमने क्या रख ली अकाउंटेंट्स, ठीक है, एक कैटेगरी हमने क्या रख ली जी रीजनल हेड्स की, मैनेजर्स की, व्हाटएवर। तो ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द जॉब आ जाती हैं। तो पहली चीज हमने कि किन कैटेगरीज को अपने इस ह्यूमन रिसोर्स प्लान में शामिल करेंगे। दूसरी चीज है हमारे पास लेवल्स। ये हमारा लेवल का एक इंडिकेटर आता है जिसको हमने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ा भी हुआ है कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, ये मिडिल लेवल होती है, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं। तो ये अमूमन एक डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन में बनती है। तो हमने किस किस लेवल को इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लान में इंक्लूड करना है। सो इसको हमने डिसाइड किया कि जॉब कैटेगरीज और लेवल्स कौन कौन से हमारे पास शामिल होंगे। इसको भी एग्जाम्पल की सूरत में भी देखते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी व्हाट विल बी द हेड काउंट और करंट वर्कफोर्स। हेड काउंट करते हैं हम गिनती को कि हमारे पास कितने लोग काम कर रहे हैं। अब काम करने वाले लोगों को कैसे हम काउंटडाउन की तरफ लेकर आते हैं कि हमारे पास करंट वर्कफोर्स कितनी है। और इसलिए जरूरी है कि हमारी ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स या वर्कफोर्स प्लानिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर से तो डील नहीं कर रही होती। सो हमें ये अकाउंट करना है कि वो कितना टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं। लाइक 1 employee is equal to 8 hours if we need to work for 40 hours in a week। कि हमने कोई रिक्वायर्ड प्रोडक्शन लेवल लेकर आना है
तो हम 40 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1 एम्प्लॉय, और उस काम को करने के लिए अगर 240 घंटे चाहिए तो 40 घंटे एक हफ्ते, और 6 times 240 वी नीड हाउ मेनी? 6 people. दैट इज द हेड काउंट. 240 वर्किंग आवर्स हमें चाहिए किसी काम को करने के लिए, और हमारे पास अगर उसके लिए कितने लोग हैं जी? 3 लोग हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन टेक द हेड काउंट, कि हमारे पास कितने लोग अवेलेबल हैं. अब ये हेड काउंट टाइम के हवाले से इस तरह से मेजर हो रहा है कि एट टाइम हमारे पास डिफरेंट नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होती है. जैसे फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज होते हैं. सो उस तरह से हम इसको काउंट कर रहे हैं. सो वी कैन काउंट ईच एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ स्केड्यूल्ड आवर्स वर्क रिलेटिव टू अ फुल वर्क वीक. और अगर फुल टाइम इज डिफाइंड एज 40 आवर्स एज पर अ पर्सन हु नॉर्मली वर्क्स 20 आवर्स पर वीक इज counted as half. A person normally working 30 hours per week, so 0.7 and then so on. So इसका मतलब हुआ 0.7 employee हमारे पास मौजूद है. So we have to decide about the head count. Then जो लास्ट हमारा इसके डिसीजन आता है इनिशियल बेसिस के ऊपर, वो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एज इट्स अ लेंथी प्रोसेस, तो हमें ये भी डिटरमाइन करना है कि कौन सा बंदा इंडिविजुअल क्या काम करेगा. इसमें हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी. इसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे जिनके लिए हम रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं. एचआर मैनेजर्स यहाँ पर आपको रिक्रूटर्स भी देंगे, इंटरव्यूअर्स भी देंगे, डिपार्टमेंट आपको इंटरव्यूअर्स देगा, एड डेवलप करने का प्रोसेस क्या होगा, स्क्रूटनी का प्रोसेस क्या होगा, एटसेट्रा. इसका मतलब है देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में परफॉर्म करते हैं. तो हु विल परफॉर्म व्हाट एक्टिविटीज, दैट डिफाइंस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब यहाँ पे वो कहता है कि बोथ लाइन मैनेजर एंड एचआर स्पेशलिस्ट आर इन्वॉल्व इन एचआर प्लानिंग. तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच मस्ट बी डिटरमाइंड. सो ये हमने इसको पहले से डिसाइड करना है फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ आर दिस होल प्लानिंग प्रोसेस. और इसके हवाले से अगर हम देखें तो एचआर स्टाफ जो है डिस्क्राइब करता है कि एसईओज रिसोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी यूज्ड टू मीट दीज नीड्स इन द फ्यूचर. और ये इंश्योर करने के लिए कि हम ह्यूमन रिसोर्स प्लान इफेक्टिवली बना रहे हैं, experts also emphasize that importance of having a higher level executive to champion this workforce planning process is also helpful. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें किसी को हेड बनाना है जो कि सारे प्रोसेस को देखेगा. सो इसकी बेस के ऊपर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल्स को, उनके प्लान्स को और ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स को. सो बेसिकली इसमें डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं. आपके लाइन स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, आपके एचआर के स्टाफ की, सपोर्ट स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं. सो ये तो हमारा आ गया जी एक इनिशियल, जो कि हमने कहा कि क्या हमारे पास इनिशियल डिसीजंस आ जाते हैं जिसमें हमने स्ट्रेटेजिक प्लान को देखा, प्लानिंग टाइम फ्रेम को देखा, कैटेगरीज एंड लेवल, हेड काउंट्स और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख लिया. अभी हम बात करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट. फोरकास्ट करना हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस वक्त हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर विच ह्यूमन रिसोर्स प्लान इज डेवलप, तो उस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, इसको डिटरमाइन करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. और डेफिनेटली जो हमने पहला लेक्चर देखा कि वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इन सब पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको भी मद्देनजर रखना हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रही हैं, प्रोडक्शन चेंजेस, रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, इम्प्रूवमेंट्स हम क्या चाह रहे हैं, सेल्स रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या हैं. दीज ऑल फैक्टर्स विल हेल्प टू डिटरमाइन द फोरकास्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. इसमें हमारे पास दो टेक्निक्स आती हैं. पहली टेक्निक्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर टर्म्ड एज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को हम ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं. और इसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है और टाइम सीरीज एनालिसिस. सो इसको ही हम डेफिनेटली अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली उसने 3 टेक्निक्स के ऊपर ज़्यादा बात की है, उसी को देख लेते हैं. पहली को हम कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस. एज द नेम शोज दैट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द ट्रेंड कि हमारे पास क्या चल रहा है. सो इसके लिए पहला स्टेप हमारे पास क्या आता है कि हम करते हैं डाटा को गैदर कि हमारे स्टाफिंग लेवल्स ओवर टाइम
किस तरह से चल रहे हैं, और इसको हम एक स्प्रेडशीट के ऊपर डिपिक्ट भी कर सकते हैं उस डाटे को। देन इसके लिए हमारा अपना फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फॉर्मेट यूज करती हैं। दूसरा हमारे पास जो स्टेप आता है वो है प्रेडिक्ट ट्रेंड इन एम्प्लॉय डिमांड बाय फिटिंग अ लाइन टू ट्रेंड्स इन हिस्टोरिकल स्टाफिंग लेवल्स ओवर टाइम। सो इसको थोड़ा सा हम बना लेते हैं जी। जैसे फर्ज करते हैं जी, ये हमारे पास एक्चुअल लाइन आई है जी, ठीक है जी। ये हमारे पास एक ग्राफ चार्ट था और ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स थे जो हिस्टोरिकल डाटा की बेस के ऊपर नजर आए। तो यहां तक हमने इसको डिपिक्ट कर लिया। देन थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है जी, कैलकुलेट पीरियड डिमांड इंडेक्स बाय डिवाइडिंग ईच पीरियड्स डिमांड बाय द एवरेज एनुअल डिमांड। हर पीरियड की जो डिमांड थी उसको डिवाइड किया बाय द एनुअल डिमांड। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, जनवरीज डिमांड इंडेक्स जो हमारे पास कहता है इज इक्वल टू एवरेज जनवरी एफ, जो हमारे पास आई एवरेज एनुअल हमारे पास जो डिमांड आ गई। सो मल्टीप्लाई द प्रीवियस ईयर्स जो हमारे पास डिमांड थी बाय द ट्रेंड फिगर, देन मल्टीप्लाई दिस फिगर बाय द पीरियड्स डिमांड इंडेक्स। सो दिस इज एन एग्जाम्पल विच इज गिवन, और दिस मोर मैथमेटिकल मेथड, जैसे हम एक स्ट्रेट लाइन फिट करते थे, इसी की बेस के ऊपर हम इसको क्या दे देते हैं, प्रोजेक्शन दे देते हैं जो हमारे पास पास्ट डाटा मौजूद होता है। जैसे इसकी एग्जांपल उसने यहाँ पर आपको दी हुई भी नजर आ रही है। सो ट्रेंड एनालिसिस हमें ये बताता है कि कंपनीज जो बेस करती हैं वो हमारा प्रीवियस ट्रेंड हमें फ्यूचर को डिपिक्ट करने में सपोर्ट कर रहा होता है। दूसरा हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस। पहला स्टेप रेशियो एनालिसिस का क्या है, एग्जामिन हिस्टोरिकल रेशियोज इन्वॉल्विंग वर्कफोर्स साइज। जैसे इसमें हम बात कर लेते हैं, जैसे 1 लेक्चरर इज रिक्वायर्ड टू टीच 4 कोर्सेज। सो हमारे पास ये हिस्टोरिकल रेशियो क्या आई, 1:4। सो अब इसको यहां पर उसने एग्जाम्पल से भी डिटरमाइन किया, नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स डिवाइडेड बाय 1 पर्सन रिक्वायरमेंट, ये हमारी क्या बनती है, एज्यूम रेशियो विल बी ट्रू इन फ्यूचर, के हम फॉर इंस्टेंस फ्यूचर में भी यही रेशियो यूज करेंगे। यूज रेशियो टू प्रेडिक्ट फ्यूचर HR रिक्वायरमेंट्स। जैसे हमने कहा कि हमारे पास अगर 20 कोर्सेज फ्यूचर में बनते हैं तो एक पर्सन 4 कोर्सेज पढ़ाता है, 4, 5, 20। सो हमारे पास फ्यूचर रिक्वायरमेंट कितनी है, इन ऑर्डर टू टीच 20 सब्जेक्ट्स इन द नेक्स्ट सेमेस्टर वी नीड हाउ मेनी लेक्चरर्स, 5 लेक्चरर्स। अगेन आपको ये चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे जो हमने एनालिसिस किया है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको नजर आ रहा है। देन रिग्रेशन एनालिसिस, आप एक स्ट्रेट लाइन फिक्स कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बीटा x। बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। y क्या है, ये डिपेंडेंट है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। r क्या है, दैट इज द स्लोप ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और a क्या है, दैट इज कांस्टेंट या पैरामीटर भी हम इसको कहते हैं। सो हम इसके लिए डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। स्टैटिस्टिकली आइडेंटिफाई हिस्टोरिकल प्रेडिक्टर्स ऑफ वर्कफोर्स साइज। प्रेडिक्टर्स कौन से हैं, वो वेरिएबल्स जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, जो डिपेंडेंट को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। सो हम इक्वेशंस को यूज करते हैं, ओनली यूज इक्वेशंस विद प्रेडिक्टर्स फाउंड टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। सो अब इसी को हम मल्टीपल एक इक्वेशन में भी लिख लेते हैं। जैसे मल्टीपल प्रेडिक्टर्स हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बीटा x1 प्लस बीटा x2 प्लस बीटा x3। चलें जी, ये क्या होगी, एक मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन होगी जिसमें हम मल्टीपल प्रेडिक्टर्स को यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द डिमांड। सो ये 3 जो टेक्निक्स हमने बात की है, दीज आर द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी जजमेंटल टेक्निक्स। जजमेंटल टेक्निक्स मोर एक सब्जेक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स जजमेंट है, सब्जेक्टिव अप्रोच। पहले हमने क्वांटिटेटिव डाटा को यूज किया था, लेकिन जजमेंटल टेक्निक जो है ह्यूमन डिसीजन मेकिंग मॉडल्स को यूज करती है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स को फोरकास्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। सो डिसीजन मेकर्स की जो फोरकास्ट है वो दुरुस्त भी हो सकती है, अनलाइक द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और गलत भी हो सकती है।
सो बेसिकली हम जो जैसे वेटेज कैलकुलेट किया था उसकी तरफ नहीं जा रहे होते। सो इसमें हमारे पास चांसेस हैं। सो डिसीजन मेकिंग जो भी हमारे पास यूज कर रहे हैं हम उनको, उनकी फोरकास्ट मे और मे नॉट बी वेरी क्लोज और मे नॉट बी इवन क्लोज और मे बी वेरी एक्यूरेट। सो ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज नहीं कर रहे होते। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ जजमेंटल फोरकास्टिंग टेक्निक जो है, इसके लिए आपके पास दो मेथड यूज होते हैं। ये हमारे पास टॉप है और ये हमारे पास अगर डाउन है, और जजमेंटल टेक्निक फ्रॉम टॉप टू द डाउन जाती हुई आपको नजर आती है कि हमें किस तरह से लोग चाहिए। और अगर हम इसको वापस करते हैं फ्रॉम डाउन टू अप, तो ये हमारे पास दो टेक्निक्स बनती हैं। इस वाली टेक्निक जिसको मैंने अभी लाइन कर दिया, ये क्या कहलाती है? टॉप डाउन अप्रोच। और ये क्या है? यहां से हमने स्टार्ट किया था, तो ये क्या कहलाएगी? बॉटम अप अप्रोच। सो हमने बॉटम अप में लोअर लेवल से फोरकास्टिंग स्टार्ट की एंड देन इसको अप करते हुए ले गए। इसकी एग्जांपल टॉप डाउन पे हमें जी एक सीईओ चाहिए, देन हमें डिपार्टमेंटल हेड चाहिए, डिपार्टमेंट के अंदर हमें इतने लोग इस लेवल पे चाहिए, इसके अंदर इतने इतने लोग चाहिए। ये क्या होगी? ये टॉप डाउन अप्रोच है। अगर इसी को मैं यहाँ से बनाना शुरू कर दूँ एंड देन इधर के लिए, फिर इधर के लिए, इधर के लिए, तो ये जो अप्रोच ऊपरवर्ड अपवर्ड जा रही है, इसको हमने क्या कह दिया? दैट इज द बॉटम अप अप्रोच। सो इन दोनों अप्रोचेस के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। ये प्रोजेक्शंस एट टाइम वो डिक्टेट कर रही होती हैं आपके तमाम एस्टिमेट्स को। सो बॉटम अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो लोअर लेवल मैनेजर्स इनिशियल डिसीजंस देते हुए आपको नजर आते हैं और उसी डिसीजंस को हम सम अप करते हुए टॉप की तरफ जाते हैं। इसको रिकंसाइल भी एट टाइम किया जाता है। देन हमारे पास आ जाता है जी फोरकास्टिंग द एचआर अवेलेबिलिटीज। इसमें हम मैनेजर जजमेंट्स को यूज कर सकते हैं कि इंडिविजुअल मैनेजर्स अपनी जजमेंट्स को यूज करते हैं कि वो अवेलेबिलिटी की फोरकास्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनके वर्क यूनिट के लिए कितने लोग अवेलेबल होंगे। इसमें अजम्पशंस हमारे पास कुछ आ जाती हैं, इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। मैनेजिंग द फोरकास्ट, जैसे फॉर इंस्टेंस जॉब कैटेगरीज लेवल्स हमारे पास शामिल हैं। कैटेगरीज और लेवल्स में किसको लिया गया है? सेल्स को, जो कैटेगरी बता रहा है। A1 हमें क्या बता रहा है? दैट इज द लेवल। तो टाइम 1 जिसके ऊपर हमारे पास करंट स्टाफिंग लेवल कितना है जी? ये 100 का है। प्लस हमारे पास अब दो चीजें हो सकती हैं, आइदर वी कैन हैव इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो किसको कहते हैं? विद इन द डिपार्टमेंट लोगों का आना। आउटफ्लो किसको कहते हैं? कि हमारे डिपार्टमेंट से लोगों का बाहर की तरफ जाना। सो इनफ्लो और आउटफ्लो की बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में इनफ्लो कोई प्रमोट होके नहीं आ रहा, ट्रांसफर हमारे पास 9 है, एक बंदा डीमोट हो जाएगा, मींस लोअर पोस्ट पे जा रहा है। हमारे पास आउटफ्लो में देखिए, इनफ्लो को हम सम करते हैं और आउटफ्लो को माइनस करते हैं। प्रमोशंस हमारे यहाँ से 10 हो रही हैं जो बाहर की तरफ जा रही हैं। 15 लोग हमारे डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होकर कहीं और जा रहे हैं, कोई डिमोट नहीं हो रहा, और 12 लोग जिनसे हैं वो एग्जिट पे चले गए हैं, मींस दे आर लेड ऑफ। ले ऑफ की कई रीजंस हो सकती है, निकाल दिया गया, इज इक्वल टू, तो हमारे पास जिस टाइम में हमने काम करना है उसकी हमारे पास फोरकास्ट आ गई है, दैट इज अवेलेबिलिटी इज 73। अब ये कैसे आया, इसको हम कर लेते हैं जी। यहां पर 100 प्लस 9 प्लस 1 10, ये प्लस होगा। सो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। अब 110 जो हमारे पास आया उसमें से 15 और 27 माइनस कर देते हैं। 15 और 12 27, तो हमारे पास कितना रह गया जी? सॉरी 15, 10 और 12 37। तो ये हमारे पास कितना हो गया जी? 73। सो दिस इज हाउ हम एक फोरकास्ट को मैनेज कर सकते हैं, किसके हवाले से? अवेलेबिलिटी के हवाले से। सो दिस इज अ मैनेजरियल जजमेंटल टेक्निक जिसको हम यूज कर सकते हैं इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए। इसके बाद हमारे पास क्या आता है जी? हम इसको यहाँ तक रखते हैं और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर को प्रोसीड करते हैं फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज।